जिंदगी की इस भागदौड़ में हम सभी किसी न किसी रूप में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हर दिन एक नया मुखौटा, हर मोड़ पर एक नई उम्मीद और हर रिश्ते में एक अलग भूमिका निभाने की कोशिश। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से यह सवाल पूछा है, मैं असल में कौन हूं? क्या जो चेहरा मैं दुनिया को दिखाता हूं वही मेरी सच्चाई है? क्या मैं वाकई उस इंसान को जी रहा हूं जो मैं भीतर से हूं, या फिर मैं बस उस शख्स की भूमिका निभा रहा हूं जो ये दुनिया मुझसे बनने की उम्मीद करती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पर जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो न केवल एक किताब है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, वर्कबुक फॉर द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, जिसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने। ब्रेने ब्राउन एक रिसर्चर हैं जिनकी किताबें लोगों की सोच को अंदर से झकझोर देती हैं। वो उन जख्मों की बात करती हैं जिन्हें हम अक्सर अपने दिल में दबा कर रखते हैं, शर्म, डर, सेल्फ डाउट और अपने असली रूप को छिपाकर जीने की मजबूरी। इस वर्कबुक के जरिए वो हमें एक आईना दिखाती हैं जो हमें खुद के असली चेहरे से मिलवाता है, उस चेहरे से जिसे हमने समाज की उम्मीदों के नीचे कहीं खो दिया था। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां आप अपने अंदर छुपी वल्नरेबिलिटीज को समझ पाएंगे, उन्हें स्वीकार करना सीखेंगे और धीरे धीरे खुद से एक गहरा रिश्ता बना पाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म हमारी क्रिएटिविटी और कनेक्शन को मार देता है, कैसे हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं और कैसे शेम और गिल्ट हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप चुराते रहते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे सेल्फ कंपैशन, करेज और ऑथेंटिसिटी की ताकत से हम अपने अंदर के उस असली इंसान को फिर से जगा सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इसमें ऐसे सवाल हैं जो आपको अनकंफर्टेबल जरूर कर सकते हैं, लेकिन यही डिस्कंफर्ट असल ग्रोथ की शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किसी और की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बल्कि खुद की सच्चाई के साथ जिएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, इसके हर कॉन्सेप्ट को रिलेटेबल कहानियों और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें हर एक शब्द को, हर एक थॉट को और सबसे ज्यादा खुद को। तो चलिए दोस्तों, खुद से जुड़ने की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, आत्म सच्चाई को अपनाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर समय किसी रोल को निभा रहे हैं? एक अच्छा बेटा या बेटी, एक आदर्श कर्मचारी, एक समझदार दोस्त और एक ऐसा इंसान जो हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। हम सुबह उठते हैं और दिन भर एक ऐसा चेहरा पहने रहते हैं जो हमें असल में पहचान ही नहीं पाता। हम मुस्कुराते हैं जब अंदर रोना आता है, हामी भरते हैं जब हमें ना कहना चाहिए, और सबसे दुखद बात, हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। असल में हम सब कहीं ना कहीं लोग क्या सोचेंगे कि जाल में फंसे हुए हैं। जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, जब हम अपनी असल भावनाएं किसी के साथ बांटना चाहते हैं, जब हम अपने असली रूप को सामने लाने का साहस जुटाते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्या लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे क्या है? और इसी डर में हम अपने आप को धीरे धीरे खोने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब आप अपनी सच्चाई को दबा देते हैं तब आप खुद से कितना दूर हो जाते हैं? आपके भीतर जो चमक है, जो अनोखापन है, वो सब धुंधला पड़ने लगता है। आपकी आत्मा चुप हो जाती है और आप एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो सिर्फ सही दिखता है लेकिन सच्चा नहीं होता। ब्रेने ब्राउन हमें यही याद दिलाती हैं, ऑथेंटिसिटी यानी आत्म सच्चाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो सब ठीक हो गया। यह एक डेली प्रैक्टिस है, एक चुनाव है जिसे हमें हर दिन हर परिस्थिति में करना होता है। जब दुनिया कहती है खुद को बदलो ताकि लोग तुम्हें स्वीकारें, तब आत्म सच्चाई कहती है खुद को अपनाओ ताकि तुम खुद को स्वीकार सको। सोचिए कितनी ताकत होती है उस इंसान में जो खुद को पूरी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखता है, अपनी खामियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ और बिना किसी दिखावे के। वो इंसान न किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, न खुद को साबित करने की। उसका सिर ऊंचा होता है क्योंकि उसे पता है आई एम इनफ। एक लड़की थी जिसे हमेशा यही सिखाया गया कि दूसरों को खुश रखना ही उसका सबसे बड़ा गुण है। उसने हर बार अपनी इच्छाओं को मार दिया,
बस इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन एक दिन वो थक गई। उसने खुद से पूछा, मेरी खुशी का क्या, मेरी सच्चाई का क्या? डी, और उस दिन उसने पहली बार खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया। उस दिन उसने ये सीखा कि सच्ची ताकत खुद को खोकर किसी को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को अपनाकर जीने में है। जब हम आत्म सच्चाई को अपनाते हैं, तब हम दूसरों के अप्रूवल से आजाद हो जाते हैं। हम दूसरों की सोच की जंजीरों को तोड़ देते हैं और वो जीवन जीना शुरू करते हैं जो हमारे दिल की आवाज के साथ मेल खाता है। और यकीन मानिए, उस आवाज में जितनी सच्चाई होती है, उतनी शांति और संतुलन दुनिया की किसी तारीफ में नहीं होती। कभी कभी लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, और वो सही होंगे, क्योंकि आप अब अपने जैसा जी रहे हो, न कि उनकी सोच के हिसाब से। ये बदलाव डरावना जरूर है, लेकिन ये वही बदलाव है जो आपको खुद के और करीब ले जाता है। यही इस अध्याय का सार है। खुद के प्रति सच्चे रहो, भले ही इसका मतलब हो कि आपको कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना पड़े। क्योंकि दिन के अंत में जब आप आईने में देखेंगे, तो जो चेहरा सामने होगा वो आपका असली रूप होगा, बिना मुखौटे के, बिना दिखावे के। और उस दिन आप मुस्कुराएंगे दिल से। चैप्टर 2, आत्मदया को विकसित करना। कभी कभी हम अपने आप को इतना कठोर जज करने लगते हैं कि जैसे हम इंसान नहीं, कोई मशीन हो जो बिना थके, बिना गलती किए हमेशा परफेक्ट रिजल्ट दे। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ सही कर लेंगे तो लोग हमें स्वीकार करेंगे। अगर हम परफेक्ट दिखेंगे, परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट जिएंगे, तो हमें प्यार मिलेगा। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि यह परफेक्शनिज्म एक छलावा है, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को ही उलझा लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी खुद से यह कहा है, काश मैं और अच्छा दिखता, काश मेरी आवाज थोड़ी और प्यारी होती, काश मैं कभी गलती ना करता। ये काश ही हमें हमारी ही नजरों में छोटा बनाते जाते हैं। और जब हम गलती करते हैं, जो कि स्वाभाविक है, तो हम खुद को माफ करने की बजाय अपने दिल में एक और घाव जोड़ लेते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि परफेक्शनिज्म दरअसल आत्म सुरक्षा की एक आदत है। यह हमें अस्वीकार किए जाने के डर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमें असल खुशी और कनेक्शन से भी दूर कर देता है। जब हम खुद से यह उम्मीद रखते हैं कि हम कभी गलत ना हो, तब हम अपने ही दिल की दया को दरकिनार कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो कुछ नया सीखते हुए गलती करता है। क्या आप उसे डांटेंगे या प्यार से समझाएंगे? शायद आप उसे गले लगाएंगे और कहेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करोगे। तो फिर जब हम खुद से गलती करते हैं, तो अपने आप के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया हमें यह सिखाती है कि हम भी प्यार और समझ के उतने ही हकदार हैं जितने दूसरे लोग। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को सुधारने की कोशिश बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि जब हम गिरें तब खुद को मारे नहीं, बल्कि सहारा दें। एक महिला की कहानी है जो एक प्रेजेंटेशन में गलती कर बैठी। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी स्लाइड्स भी गड़बड़ हो गईं। उसने खुद को हफ्तों तक ताने मारे, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब कोई मुझे सीरियस नहीं लेगा। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी दोस्त से वो बातें शेयर की जो उसने खुद से कही थीं। उसकी दोस्त ने कहा, अगर मैं तुमसे ये बातें कहती तो तुम कैसा महसूस करती? उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। हम जब खुद को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने किसी सबसे प्यारे इंसान को ट्रीट करते, तब हम हीलिंग की राह पर चल पड़ते हैं। आत्मदया हमें परफेक्ट बनने की जरूरत से आजादी देती है और हमें इंसान बने रहने की इजाजत देती है। परफेक्शनिज्म कहता है, अगर मैं सब कुछ सही करूंगा तभी मैं लवेबल हूं। लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही लवेबल हो। जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं, जब हम अपनी गलतियों को समझकर गले लगाते हैं, तभी हम पूरे दिल से जीना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप खुद से वैसा ही प्यार करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, क्या होगा? आप अपनी हंसी को दबाएंगे नहीं, आप अपनी कमियों को छिपाएंगे नहीं, और सबसे जरूरी, आप हर नए दिन को डर की जगह अपनत्व से जी पाएंगे। यही है आत्मदया का जादू। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस सच्चे और दयालु इंसान होने की जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां हम खुद को अपनाते हैं, गले लगाते हैं और बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करना सीखते हैं। चैप्टर 3, मजबूत आत्मबल को जगाना। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ चल रही है, जैसे हम बस समय काट रहे हों,
बिना कुछ महसूस किए, बिना कुछ सच में जिए। हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है, जैसे दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन जुबान थमी हुई है और हम बस सुन्न हो जाते हैं। ये सुन्नपन अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे भीतर घर करता है, जब बार बार की असफलताएं, तानों की चोट या फिर जीवन में आई कोई बहुत बड़ी पीड़ा हमें तोड़ देती है। और जब दर्द ज्यादा हो जाता है तब इंसान या तो उस दर्द को महसूस करता है या फिर उसे छिपा देता है, शराब में, मोबाइल में, काम में, व्यस्तता में और कभी कभी तो मुस्कान के पीछे भी। लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं होता, बस एक आदत होती है, दिखाना कि हम ठीक हैं, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा होता है। ब्रेने ब्राउन यही सिखाती हैं, दर्द को दबाना कोई इलाज नहीं है। जब हम अपने दुख, अपनी असुरक्षाओं और अपने डर को महसूस करने से मना कर देते हैं, तब हम अपनी ताकत को भी खोने लगते हैं। नंबिंग यानी भावनात्मक सुन्नता कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ये तो एक दीवार है जो हमें हमारी ही आत्मा से अलग कर देती है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि कमजोरी दिखाना कमजोरी है, आंसू बहाना शर्म की बात है और मदद मांगना हार है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी ताकत उसी इंसान में होती है जो अपने अंदर के अंधेरे को देखने का साहस रखता है, जो अपने घावों को छिपाता नहीं बल्कि उन्हें समझता है और उनसे सीखता है। कल्पना कीजिए एक इंसान की जो हर दिन लोगों के सामने हंसता है, मजाक करता है, लेकिन रात को अकेला बैठकर खामोश हो जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि सालों से उसने खुद को बिजी रखकर अपने जज्बातों को दबा दिया है। लेकिन फिर एक दिन वो थक जाता है और उसी थकान में उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर चल रही है। उसे खुद से जुड़ना होगा फिर से। मजबूत आत्मबल का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं टूटेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि जब आप टूटें तो आपके अंदर खुद को फिर से जोड़ने की ताकत हो। यह ताकत तब आती है जब हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि हम इंसान हैं, जो कभी हारते हैं, कभी थकते हैं, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। जब हम अपने दर्द को महसूस करते हैं तो हम खुद को समझने लगते हैं, और जब समझ आता है तब हीलिंग शुरू होती है। यही वास्तविक आत्मबल है, न कि भावनाओं से भाग जाना बल्कि उन्हें अपनाना। जब हम एन्यूएम होना छोड़ते हैं तभी हम पूरी तरह जिंदा रहना शुरू करते हैं। हम हंसी को महसूस करते हैं, प्यार को गहराई से जीते हैं और तकलीफों में भी खुद को अकेला नहीं छोड़ते। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब हम बेबसी से आजाद होते हैं और अपनी भावनाओं को सम्मान देते हैं, तब हमारी आत्मा धीरे धीरे फिर से बोलने लगती है। वो कहती है, तुम अब भी हो और तुम बहुत कुछ हो। तो अगर कभी जीवन की आपाधापी में आप खुद को खोते हुए महसूस करें, अगर ऐसा लगे कि आप बस चल रहे हैं, तो रुकिए, अपनी सांसों को सुनिए, अपनी चुप्पी में उतरिए, क्योंकि वहीं पर आपको वो आवाज मिलेगी जो सालों से कह रही थी, मैं थक गया हूं छिपते छिपते, अब जीना है पूरे दिल से। और यही है असली ताकत, यही है असली आजादी। चैप्टर 4, आभार और आनंद को विकसित करना। जब जिंदगी कुछ अच्छी चीजें देती है, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई प्यार भरा रिश्ता या कोई खूबसूरत पल, तो हम अक्सर डर जाते हैं। दिल के किसी कोने में एक आवाज आती है, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम खुशी के पल को पूरी तरह जी भी नहीं पाते कि मन में डर का अंधेरा घिरने लगता है। ये वही डर है, खो देने का, कुछ बुरा हो जाने का, या फिर इस खुशी को डिजर्व न करने का। यही है कमी की भावना, वो एहसास कि चाहे कितना भी पालो, कुछ न कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। और जब ये भावना गहराने लगती है तो जीवन से संतोष, सुकून और आनंद धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। हम सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली महसूस करते हैं। हर सुबह एक दौड़ बन जाती है, हर शाम एक कंपैरिजन और हर रात एक चिंता। लेकिन अगर जिंदगी को जादुई बनाना है तो जरूरी है कि हम उस कमी को देखने की बजाय जो हमारे पास है उसे महसूस करना सीखें। और यही रास्ता है ग्रैटिट्यूड और जॉय का। आभार और आनंद सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये जीवन को देखने का एक नजरिया है। जब हम सचमुच शुक्रगुजार होते हैं तो हम उस पल की सुंदरता को पहचान पाते हैं, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो। एक गर्म चाय की चुस्की, किसी अपने की मुस्कान या बारिश की खुशबू। एक मां की कहानी है जो अपने बच्चे को रात में सुलाते हुए अक्सर डर जाया करती थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये पल हमेशा के लिए ना छिन जाए। वो अपने ही डर में इतने गहरे उतर जाती थी
कि उस पल की कोमलता को महसूस ही नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन उसने अपने डर को पहचान कर उसे नाम दिया, कमी की भावना। उस रात से उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो उस दिन आभारी थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब डर की जगह आभार ने ले ली थी और वही आभार उसकी दुनिया में असली आनंद ले आया। आभार हमें सिखाता है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं है, फिर भी यह कीमती है। यह हमें उस अनमोल क्षण की ओर खींचता है जिसे हम अक्सर भागते भागते खो देते हैं। और जब हम उस पल को पूरी तरह जीते हैं तो वहां से जन्म लेता है जॉय। जॉय कोई बड़े पल की देन नहीं है, यह उस छोटे से पल में छिपी होती है जब हम बिना किसी डर के, बिना किसी कंपैरिजन के अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं। और इस जॉय को बनाए रखने का सबसे पक्का तरीका है रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। यह ऐसा बीज है जिसे हम रोज बोते हैं और एक दिन यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अंधकार का डर, कमी की भावना, ये सब हमें रोकते हैं उस जीवन को जीने से जो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन जब हम दिल से आभारी होते हैं तब हम उन रुकावटों को नहीं बल्कि अवसरों को देखने लगते हैं। तब हमारे भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो, आज का यह पल पूरा है, सुंदर है और पूरी तरह मेरा है। तो आज से, अभी से क्यों ना हम इस पल को थाम लें। क्यों ना हम शुक्रिया कहें उस चीज के लिए जो हमारे पास है, बजाय उस चीज के लिए पछताने के जो नहीं मिली। क्योंकि सच्चा आनंद हमारे पास है, सिर्फ उसे महसूस करने की जरूरत है। और जब आप ये कर पाते हैं तब आप सच में जीते हैं। चैप्टर 5, अंतर्ज्ञान और विश्वास को अपनाना। हम सबको अपने जीवन में कुछ पक्का चाहिए होता है, एक साफ रास्ता, पहले से तय की गई मंजिल और ऐसा भरोसा कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। हम अक्सर कहते हैं, अगर मुझे 100% यकीन हो कि सब ठीक होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन क्या कभी जीवन ने ऐसा भरोसा दिया है? क्या वक्त की रेत कभी हमारे हाथों में थमी है? हकीकत यह है कि सर्टेनिटी यानी निश्चितता एक बहुत ही प्यारी लेकिन बहुत ही भ्रामक चीज है। हम उससे चिपकते हैं क्योंकि डर हमें उससे दूर जाने नहीं देता। लेकिन जिंदगी का असली जादू वहां शुरू होता है जहां हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर जवाब हमारे पास नहीं है और फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर निर्णय वो होते हैं जो हम नॉट नोइंग की स्थिति में लेते हैं, जहां हमें रास्ता साफ नहीं दिखता लेकिन हमारा अंतर्ज्ञान कहता है कि यही सही है। इंट्यूशन वो आवाज है जो तर्क और लॉजिक से परे होती है। ये आपकी आत्मा की आवाज होती है। कभी कभी ये सिर्फ एक हल्की सी फीलिंग होती है, कभी एक गहरी बेचैनी और कभी एक सुकून भरा यकीन जो कहता है चलो आगे बढ़ो। पर हम उसे दबा देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए होता है, हमें गारंटीज चाहिए होती हैं। हम फेथ की जगह फैक्ट्स पर जीने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन यहीं पर हम अपने ही दिल की आवाज को खो देते हैं। सोचिए एक लड़की की जो अपने कॉर्पोरेट करियर में अच्छा कर रही है, लेकिन हर सुबह वो भारी मन से ऑफिस जाती है। उसके भीतर कोई सॉफ्टली विस्पर करता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वो उस आवाज को नजरअंदाज करती है क्योंकि उसके पास उस विस्पर के लिए कोई प्रूफ नहीं है। पर जब वो अपनी नौकरी छोड़ती है और आर्ट थेरेपी में करियर बनाती है तो उसे समझ आता है उस हल्की सी आवाज ने ही उसकी रूह को बचाया था। जब हम सर्टेनिटी की जरूरत छोड़ते हैं तभी हमारे अंदर भरोसा पनपता है, और यह भरोसा ब्लाइंड फेथ नहीं होता। यह वो विश्वास होता है जो हम खुद पर, अपनी यात्रा पर और उस बड़ी शक्ति पर रखते हैं जो हमेशा हमारे साथ चल रही होती है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक वो जो साफ, सुरक्षित और सबकी नजरों में सही लगता है, और दूसरा जो अनजाना है, थोड़ा डरावना, लेकिन दिल की आवाज वहीं जाने को कहती है थे। और सच्चाई ये है कि ग्रोथ हमेशा उसी रास्ते पर मिलती है जो आसान नहीं होता लेकिन सच्चा होता है। इंट्यूशन और फेथ हमें सिखाते हैं कि जीवन को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अनुभव करना, सीखना और भरोसा रखना कि हर मोड़ हमें उसी जगह ले जा रहा है जहां हमें होना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलने लगती है। अब हम डर से नहीं, दिल से निर्णय लेने लगते हैं। अब हम जवाबों की तलाश में नहीं, अनुभवों की गहराई में जीने लगते हैं। और तब एक अनकही सी शांति हमारे भीतर उतरती है,
जो कहती है कि भले ही रास्ता धुंधला हो, लेकिन मेरी आत्मा जागी हुई है और मैं चल सकता हूं। तो अगर आप भी बार बार सोचते हैं कि मुझे पूरा यकीन तब होगा जब सब साफ होगा, तो रुकिए, एक पल खुद से जुड़िए और उस धीमी, शांत लेकिन बेहद सच्ची आवाज को सुनिए जो कहती है, ट्रस्ट मी, यू ऑलरेडी नो। क्योंकि जिंदगी सर्टेनिटी से नहीं, कनेक्शन से चलती है, और सबसे गहरा कनेक्शन होता है खुद से। चैप्टर 6, रचनात्मकता को विकसित करना। हम बचपन से कुछ ना कुछ बनाना जानते हैं। कभी रंगों से खेलते हुए दीवार पर चित्र उकेरते हैं, कभी मिट्टी से अपने ख्वाब गढ़ते हैं, कभी शब्दों में कहानियां बुनते हैं, तो कभी धुनों में अपनी भावनाएं उड़ेल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये सारी रचनात्मकता कहीं खोने लगती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंपैरिजन, यानी तुलना। जब हम दूसरों के काम को देखकर अपने काम को कमतर आंकने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। हम ये मानने लगते हैं कि अगर हमारी कला दूसरों जैसी नहीं है, तो शायद उसमें कोई कीमत नहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो पल जब हम अपनी इनर क्रिएटिविटी को चुप करवा देते हैं। किसी स्कूल में एक बच्चा था जिसे पेंटिंग करना बेहद पसंद था, लेकिन एक दिन उसके क्लासमेट ने कहा, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अजीब है। बस उस दिन के बाद उस बच्चे ने ब्रश छूना ही छोड़ दिया। उसने कभी नहीं पूछा मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैं रंगों में खो जाता था, क्योंकि अब वो खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगा था। क्रिएटिविटी कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे दिल की, हमारी आत्मा की, हमारे अनुभवों की। ये एक सेक्रेड कनेक्शन होता है खुद से। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम एक तरह से अपने भीतर की खामोशी को आवाज देते हैं। ब्रेने ब्राउन यही बताती हैं, जब हम तुलना करते हैं तब हम अपने भीतर के उस हिस्से को मार देते हैं जो बस महसूस करना चाहता है। कंपैरिजन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें उस ऑथेंटिक स्पेस से बाहर निकालकर किसी और की एक्सपेक्टेशंस की ओर धकेल देता है। और सच्ची रचना तभी होती है जब हम किसी मंजूरी या पहचान की चाह नहीं रखते, बल्कि बस खुद को जाहिर करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी हम अपने आप से यह भी कहते हैं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, क्योंकि हम पेंटिंग या पोएट्री को ही क्रिएटिविटी समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान रचनात्मक है। कोई खाना बनाकर, कोई शब्दों से भावनाएं उकेर कर, कोई रिश्तों में रंग भरकर। क्रिएटिविटी हमारे डीएनए में है, उसे बस नर्चर करने की जरूरत होती है, कंपैरिजन से नहीं, एक्सेप्टेंस से। सोचिए, अगर एक फूल खुद को बगल के फूल से तुलना करने में उलझ जाए तो वो कभी अपनी खुशबू नहीं बांट पाएगा। हम सब अपने अपने रंगों में सुंदर हैं, और यही विविधता ही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम कंपैरिजन को छोड़ते हैं, तब हमारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, कुछ नया सोचने की, कुछ नया बनाने की, और सबसे बढ़कर खुद को बिना जज किए एक्सप्रेस करने की। रचनात्मकता कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, एक ब्रीदिंग स्पेस, जहां हम दुनिया की भागदौड़ से बाहर आकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठते हैं। और जब हम इस स्पेस को सम्मान देते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। तो अगली बार जब मन कहे मैं अच्छा नहीं हूं, तो उसे एक जेंटल जवाब दीजिए, मैं कंपैरिजन नहीं, कनेक्शन के लिए बना हूं। रंगों से, शब्दों से, ध्वनि से या खामोशी से, जो भी आपका माध्यम हो, उसे अपनाइए। क्योंकि जब आप खुद को रचते हैं, आप दुनिया को एक नया चमत्कार देते हैं, और वो चमत्कार सिर्फ आप ही दे सकते हैं। चैप्टर 7, खेल और विश्राम को अपनाना। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बिजी होना गर्व की बात मानी जाती है। अगर आप थक कर चूर नहीं हुए, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, अगर आपका कैलेंडर खाली है, तो जैसे आप कम मेहनती हैं, कम काबिल हैं। और यही सोच धीरे धीरे हमें इस कदर जकड़ लेती है कि हम खुद को सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी से आंकने लगते हैं। हर सुबह हम एक नए चेकलिस्ट के साथ उठते हैं, क्या करना है, कितना करना है, किसे इंप्रेस करना है। दिन भर भागते रहते हैं और रात को बिस्तर पर गिरते हैं इस उम्मीद में कि शायद हमने आज कुछ साबित कर दिया। लेकिन क्या कभी आप रुककर सोचते हैं कि यह साबित किसे करना है और क्यों? थकान अब एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। जैसे आप जितना थकेंगे, उतने ही ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा सफल और ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। लेकिन इस दौड़ में हम वो सबसे जरूरी चीज खो बैठते हैं, अपना आप। ब्रेने ब्राउन हमें याद दिलाती हैं कि प्ले और रेस्ट, खेल और विश्राम कोई लक्जरी नहीं है, ये हमारी जरूरत है। ये वो पॉज है जो हमें दोबारा जीने की ऊर्जा देता है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने खेल को बच्चों की चीज समझ लिया है और आराम को आलसी होने का संकेत। सोचिए, आखिरी बार आपने कब बिना किसी गिल्ट के आराम किया था? कब आपने बिना किसी प्रोडक्टिविटी के मकसद के बस हंस लिया था या किसी बेकार से खेल में खो गए थे? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में यह गहराई से बैठा दिया गया है कि अच्छे लोग थकते हैं, सफल लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं और जो रुक गया वो पिछड़ गया। लेकिन रुकना, थमना, मुस्कुराना और खुलकर खेलना, ये सब हमारी आत्मा को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। जब हम अपने इनर चाइल्ड को थोड़ी सी जगह देते हैं तब वो चुपचाप खिल उठता है और वहीं से क्रिएटिविटी, कनेक्शन और क्लैरिटी का जन्म होता है। एक महिला की कहानी है जो हर दिन अपने ऑफिस में सबकी मदद करती थी, सबका काम पहले पूरा करती थी और खुद के लिए कोई वक्त नहीं बचाती थी। उसे लगता था कि अगर वो रुक गई तो लोग उसे जिम्मेदार नहीं समझेंगे। लेकिन एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया, बर्नआउट। तब उसने पहली बार समझा कि सेल्फ वर्थ किसी टाइम टेबल से नहीं आती, बल्कि उस इनर शांति से आती है जिसे हम खेल और विश्राम में पाते हैं। जब हम रुकते हैं तो हम भागना नहीं छोड़ते, हम खुद को फिर से महसूस करना शुरू करते हैं। जब हम खेलते हैं तो हम कुछ खोते नहीं, बल्कि वो मुस्कान पा लेते हैं जो काम के बीच कहीं खो गई थी। दुनिया आपको बिजी देखकर ताली बजाएगी, लेकिन आपका दिल तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उसे आराम, हंसी और आनंद की जगह नहीं देंगे। हमें यह समझना होगा कि मैं थका हूं कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए तो रुकिए, गिल्ट को बाहर निकालिए और खुद को यह कहिए, मैं सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, मैं जीने के लिए बना हूं। जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में अगर हम ठहरना नहीं सीखते तो हम कभी उसकी असली खूबसूरती को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए खेलिए, आराम कीजिए और फिर से जीना शुरू कीजिए। चैप्टर 8, शांति और स्थिरता को अपनाना। कभी आपने गौर किया है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि व्हाट इफ से करते हैं? अगर कुछ गलत हो गया तो, या अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल हमारे मन के शांत समंदर को ऐसी लहरों में बदल देते हैं जो कभी रुकती ही नहीं। हम चिंता करना ऐसे सीख चुके हैं जैसे ये हमारी कोई जिम्मेदारी हो। जैसे अगर हम चिंतित नहीं हुए तो मानो हम गंभीर नहीं हैं या कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे चिंता को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, इतना कि अगर किसी दिन सब कुछ ठीक हो तो भी हमारा मन बेचैन हो उठता है, जैसे कोई खतरा कहीं छिपा बैठा हो। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि अब हमारे लिए आर्मर बन चुकी है, ऐसा कवच जिसे हम अपने दिल के चारों तरफ बांध लेते हैं ताकि किसी भी तरह की असफलता या दुख की मार हमें न लगे। पर सच तो यह है कि यही कवच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे अंदर की शांति और स्थिरता को धीरे धीरे खा जाता है। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस केओस के बीच भी खुद को थामे हुए हैं। लेकिन जब मन में हर वक्त चिंता का शोर हो तब यह शांति की आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है। एक लड़की की कहानी है जो हमेशा सबसे आगे रहती थी, स्कूल में, ऑफिस में, हर जिम्मेदारी में। लेकिन वो हर छोटी बात पर डरती थी, अगर मैं ठीक से नहीं कर पाई तो, या अगर लोग मुझसे नाखुश हो गए तो। और यही डर उसे हर वक्त चिंता की जंजीरों में बांधे रखता। फिर एक दिन उसकी छोटी बहन ने सिर्फ इतना कहा, तुम कभी मुस्कुराती क्यों नहीं? बस उस एक सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने महसूस किया कि वो जी नहीं रही, वो तो बस चिंता की डोर पकड़कर भागती जा रही है, बिना ये जाने कि मंजिल क्या है। हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि चिंता हमारी देखभाल नहीं कर रही, बल्कि वो हमें अंदर से तोड़ रही है। वह हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी हेल्थ, सब कुछ चुरा रही है। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती हैं कि हमें शांति को इंटेंशनली चूज करना होता है। जैसे सुबह उठकर हम कपड़े चुनते हैं, वैसे ही। और वो तभी संभव है जब हम भरोसा करना सीखें, खुद पर, दूसरों पर और जीवन की उस अनदेखी शक्ति पर जो हमेशा हमारे साथ होती है। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। शांति तब आती है जब हम कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप आज से हर दिन थोड़ी थोड़ी चिंता छोड़ना शुरू करें तो कैसा लगेगा? अगर आप अपने दिल से कहें, सब कुछ एकदम ठीक होना जरूरी नहीं, मुझे बस खुद के साथ ठीक होना है, तब आप देखेंगे कि उस तेज शोर के पीछे एक मधुर सी आवाज है जो कहती है, अब तुम आजाद हो,
और यही आजादी, यही इनर स्टिलनेस, वो गिफ्ट है जिसे आप खुद को दे सकते हैं आज से, अभी से। चैप्टर 9, अर्थपूर्ण कार्य को अपनाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी जिंदगी की दिशा कोई और तय कर रहा हो? जैसे हर सुबह उठते ही कोई अदृश्य स्क्रिप्ट आपके सामने रख दी जाती है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए जैसा लोग चाहते हैं, और आप बस उस स्क्रिप्ट के पीछे पीछे भागते जाते हैं बिना यह सोचे कि आप असल में क्या चाहते हैं। यही शुड लाइफ, यानी मुझे ऐसा करना चाहिए वाली सोच हमें अपने अंदर के सबसे सच्चे वर्जन से दूर ले जाती है। हम खुद से नहीं जुड़ पाते क्योंकि हर डिसीजन, हर एक्शन किसी और की उम्मीदों पर टिका होता है, और इसी वजह से लाख मेहनत के बाद भी हमें संतोष नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। ब्रेने ब्राउन हमें उस जीवन की ओर मोड़ती हैं जो मीनिंगफुल वर्क से भरा हो, ऐसा काम जिसमें हमारा मन, आत्मा और उद्देश्य शामिल हो, ऐसा काम जो सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं बल्कि एक गहरी आत्मपूर्ति दे। पर यहां रुकावट सिर्फ बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी दीवार हमारे अंदर होती है, सेल्फ डाउट की। आत्मसंदेह वो धीमा जहर है जो हमारे सपनों को खा जाता है। यह हमें बार बार सवाल कराता है, क्या मैं काबिल हूं? तो क्या यह रास्ता मेरे लिए सही है? जो क्या लोग मेरी बात सुनेंगे? और इन सवालों की गूंज इतनी तेज होती है कि हमारे दिल की असली आवाज दब जाती है। एक युवा कलाकार था, बेहद टैलेंटेड। उसके ब्रश से निकलती हर तस्वीर में भावनाएं जिंदा हो जाती थीं, पर उसने कभी अपनी कला को दुनिया के सामने नहीं रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भीतर एक आवाज लगातार कहती थी, तुम अच्छे नहीं हो। वो सालों तक दूसरों की शोल्स में उलझा रहा, एक स्टेडी जॉब, एक स्टैंडर्ड लाइफ, पर अंदर ही अंदर वो हर दिन मुरझाता रहा। फिर एक दिन उसने अपनी पहली पेंटिंग एक कैफे की दीवार पर टांगी और एक बच्ची ने वो देखकर कहा, मम्मी, ये पेंटिंग मुस्कुरा रही है। बस उस एक मासूम लाइन ने उस कलाकार की जिंदगी बदल दी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई सिर्फ एक नजर, एक शब्द या एक एहसास से मिल जाती है। मीनिंगफुल वर्क का मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा या सबसे अनोखा हो, उसका मतलब है कि वह काम हमारे दिल की गहराइयों से निकला हो, जिसमें हमारी सच्ची एनर्जी बसी हो। जब हम शुड्स की बेड़ियां तोड़ते हैं तब हमें अपने वाई से मिलने का मौका मिलता है, और जब हमारा काम हमारे वाई से जुड़ता है तब वो काम सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक सेवा बन जाता है, एक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक लेगेसी बन जाता है। ब्रेने ब्राउन हमें आमंत्रित करती हैं कि हम खुद से यह सवाल करें, अगर डर और शक आड़े ना आते तो मैं क्या करता? अगर मुझे अप्रूवल की जरूरत ना होती तो मैं किस राह पर चलता? अगर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूं तो मेरी दुनिया कैसी दिखेगी? हर एक इंसान में कोई ना कोई गिफ्ट छिपा होता है, कोई ऐसी क्षमता जो इस दुनिया को थोड़ी और सुंदर बना सकती है। पर उस गिफ्ट को बाहर लाने के लिए हमें खुद से सच बोलना होगा और वो सब कुछ छोड़ना होगा जो सिर्फ हमें अच्छा दिखाने के लिए सिखाया गया है। जब आप मीनिंगफुल वर्क को अपनाते हैं तो आप खुद को अपनाते हैं, और जब आप खुद को अपनाते हैं बिना शुड के बोझ के, तब दुनिया को एक ऐसा इंसान मिलता है जो न सिर्फ जी रहा है बल्कि अपनी रोशनी से औरों को भी रोशन कर रहा है। चैप्टर 10, हंसी, गीत और नृत्य को अपनाना। क्या आपने कभी खुद को किसी पार्टी में जोर से हंसते हुए रोक लिया है, ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे, या किसी गाने की धुन सुनकर दिल से नाचने का मन हुआ हो, लेकिन फिर खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कंट्रोल में दिखना था? हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने अंदर एक ऐसा नकाब पहन रखा है, कूलनेस का, कंट्रोल का, सोफिस्टिकेशन का, जिसमें बेफिक्री की कोई जगह नहीं होती। पर सवाल यह है कि क्या इस नकाब के पीछे छुपे हम सच में जिंदा हैं? ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि लाफ्टर, सॉन्ग और डांस ये सिर्फ मौज मस्ती के एक्सप्रेशंस नहीं हैं, ये हमारी आत्मा की भाषा है। जब हम खुलकर हंसते हैं, जब कोई गाना हमारी रगों में दौड़ता है और हमारे शरीर को थिरकने पर मजबूर कर देता है, तब हम अपने सबसे असली रूप में होते हैं, रॉ, वल्नरेबल और फ्री। लेकिन हमारी दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि मैच्योरिटी का मतलब है सीरियसनेस और सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपनी इंपल्सेस को दबाना। हमें सिखाया गया है कि कूल लोग हमेशा कंपोज्ड होते हैं और खुलकर एक्सप्रेस करना कमजोरी की निशानी है। पर यह सोच हमारी आत्मा को धीरे धीरे चुप कर देती है। सोचिए एक छोटे बच्चे को, उसे न गाने की सुर की परवाह होती है, न नाचने के स्टेप्स की। जब वो हंसता है तो पूरी दुनिया उसकी हंसी में डूब जाती है, जब वो नाचता है तो फर्श थिरकने लगता है,
उसकी खुशी कंटेजियस होती है और वो आपको आपके खुद के बचपन की याद दिला देती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हमें सिखा देती हैं कि टू मच हैप्पीनेस इज इमैच्योर और डांसिंग विदाउट ओकेजन इज वियर्ड। वो धीरे धीरे हम अपनी हंसी को धीमा कर देते हैं, अपनी आवाज को दबा देते हैं और अपने पांवों को बांध देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया हमें परफेक्ट माने। ब्रेने ब्राउन हमें ये याद दिलाती हैं कि जॉय को फुली महसूस करने के लिए हमें अपने शरीर और आत्मा को परमिशन देनी होगी। टू लाफ लाउडली, टू सिंग ऑफ ट्यून, टू डांस लाइक नोबडीज वॉचिंग। क्योंकि जब हम इन चीजों से खुद को दूर करते हैं, हम अपने अंदर के क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और इमोशनल एनर्जी को भी रोक देते हैं। एक महिला की कहानी याद आती है जिसने 40 की उम्र में पहली बार पब्लिकली डांस किया, सिर्फ एक शादी में डीजे की धुन पर जोर से नाचने के लिए। वो कहती है कि उस एक रात ने उसे फिर से जीना सिखा दिया। उस पल में वो कोई माँ, कोई प्रोफेशनल या कोई वाइफ नहीं थी। वो सिर्फ एक इंसान थी जो हर बीट के साथ अपना दर्द, अपने डर और अपनी परतें गिरा रही थी। कभी कभी हमें हीलिंग के लिए थेरेपी की नहीं, बस एक खुलकर हंसने वाले पल की जरूरत होती है। हम इंसान हैं, सिर्फ सोचने या करने वाली मशीनें नहीं। हम महसूस करते हैं, धड़कते हैं, थिरकते हैं, और जब हम हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो हम डिवाइन के सबसे करीब होते हैं, उस एनर्जी के संपर्क में जो प्योर होती है, सेक्रेड होती है। हमें अपनी जिंदगी से कूल बनने की जरूरत को बाहर फेंकना होगा, क्योंकि वो कूलनेस हमें डिस्कनेक्ट कर रही है खुद से और एक दूसरे से। इंस्टेड हमें अपनी मेसी, लाउड, क्लमसी बट ब्यूटीफुल सेल्फ को सेलिब्रेट करना होगा। तो अगली बार जब कोई गाना आपको छू जाए तो उसे अपने दिल में मत दबाइए, उसे गाइए, भले ही बेसुरा क्यों ना हो। जब हंसी आए तो खुलकर हंसिए, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और जब जिंदगी नाचने को कहे तो बिना सोचे थिरक जाइए, क्योंकि यही हंसी, यही गीत, यही नृत्य हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं और जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई जर्नी के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए और अपनी इम्परफेक्शंस को प्राउडली एम्ब्रेस कीजिए। धन्यवाद।